Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Pharmacology. Today we discussing about the topic of cell. और सेल में आज हम सेल के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स की बात करेंगे. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट्स. वी आर डिस्कसिंग थ्री टॉपिक्स टुडे. फर्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, and second is the structure of the plasma membranes, and third is the transportation across the plasma membranes. We discussing about the cells. The cell are the basic structure functional unit of the life enclosed by the cell membrane. Cell अभी पता ही है कि cell is the functional and structural unit of the life. मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्ट्रक्चर्स बॉडी का कोई बनेगा, बॉडी का कोई भी फंक्शन होता है वो बेसिकली किससे रेगुलेट होता है? सेल से. तो सेल एक तरह से क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर यूनिट, किसी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने के लिए भी और किसी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए भी. ठीक है, जो कि एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसमें अब साइटोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन. जिस ब्रांच में हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल के डिफरेंट फंक्शन की स्टडी करते हैं वो क्या है? आपकी साइटोलॉजी है. अगर सेल के हम पार्ट की बात करें, सेल को मेन कंपोनेंट में डिवाइडेशन की बात करें तो सेल को हम डिवाइड करते हैं मेरे थ्री पार्ट में. नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो क्या होता है, तो अगर हम इसे स्ट्रक्चर से देखें तो जो आपको बाहर आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है डेट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो ये क्या है? न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच में प्रेजेंट कंपोनेंट है वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है. दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कंपोनेंट इज़ द साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस. इस तरीके से कंपोनेंट तीन हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेल. इट सेपरेट सेल फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करती है. It is a selective barrier that regulates the flow of material into and out of the cells. This selective help to maintain the normal circular activity. यानी कि एक तो सेलेक्टिव बैरियर का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेलेक्टिव कंटेंट या सेलेक्टिव सब्सटेंस ही सेल के अंदर आ सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स. आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको बताया था तीन कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो वो चीज़ आप देख लेना और वन बाय वन हम सब चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे. तो पहले बात तो सेकंड कंपोनेंट वो है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑल द सेलुलर कंटेंट इंक्लूड द फ्लूइड पोर्शंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. यानी जो कंटेंट आपका न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जस्ट प्रेजेंट है वो सभी क्या है? साइटोप्लाज्म. यानी न्यूक्लियस और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ये वाला पार्ट बीच में प्रेजेंट है दैट इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म भी इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. साइटोप्लाज्म दो कंपोनेंट्स में बना हुआ है, एक है साइटोसोल्स, दूसरा है ऑर्गन्स. साइटोसोल क्या है? वो फ्लूइड कंपोनेंट है, जो फ्लूइड पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोसोल. द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर, डिजॉल्व सॉल्यूट्स, सस्पेंडिंग पार्टिकल्स सच एज वेरियस आइंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट. ये सभी प्रेजेंट होंगे किसमें? साइटोसोल में. लेकिन कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होगा. लेकिन हम जो साइटोप्लाज्म का एक साइटोसोल पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है? ऑर्गन्स हैं. ये क्या ऑर्गन्स होते हैं? ये आपके एक ईच मेम्ब्रेन से घिरे हुए, सराउंडेड एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं. ईच टाइप ऑफ दिस इज सराउंडेड बाय द साइटोसोल्स एंड ईच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेफ स्पेसिफिक फंक्शंस. हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक सेफ होती है. जैसे राइबोसोम में, राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी दो टाइप की होती है, रफ होती है, स्मूथ होती है. रफ का अलग फंक्शन है, स्मूथ का अलग फंक्शन है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है जिसका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, रिलीजिंग ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. लाइसोम्स है, पैराक्सीसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस ये रेगुलेट करते हैं सेल के अंदर. तो नंबर थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो होता है, मेन कंपोनेंट होता है सेल का, वो क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ ए लार्ज एंड इट इज़ ए हाउस ऑफ द मोस्ट ऑफ डीएनए. जितना डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. विदिन द न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद सेवरल प्रोटीन्स. इस न्यूक्लियस में क्या हुआ? क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमोसोम में क्या है? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के बने हुए ईच क्रोमोसोम होता है जिसमें बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं और सेवरल प्रोटीन से बाइंड होते हैं. कंटेन 1000 नंबर ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स एंड कॉल्ड जीन्स.
डैट कंट्रोल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जिसमें क्या डीएनए में क्या है, डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। यानी कि क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, और डीएनए में क्या है, जेनेटिक यूनिट है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, और जीन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेलुलर स्ट्रक्चर सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को समझने के लिए। ये तो हमने समझ लिया कि ब्रॉडली क्या क्या था इसमें। ब्रॉडली क्या 3 चीज़ थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढंग से समझ लें, इसका स्ट्रक्चर क्या है इसके और क्या है, इसको समझने की कोशिश करें तो वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत सारी थ्योरी दी गई, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था, तो उसी को अकॉर्डिंग हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ एन थिन बैरियर दैट सेपरेट द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक बैरियर काम करती है जो इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल को बाहर के मटेरियल से सेपरेट करने का काम करेगी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेल डिस्क्राइब बाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। मैंने बताया था कई सारे मॉडल डिस्कस किए गए थे, बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था जो सबसे हाईली एक्सेप्टेड मॉडल था, जिसकी अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सम मॉडल अरेंजमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजेंबल इवर मूविंग सी ऑफ फ्लूइड लिपिड्स एंड कंटेन ए मोज़ेक ऑफ मैनी प्रोटीन्स। तो इस जो मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लिपिड्स का एक बहुत बड़ा समुद्र है, और उस समुद्र में क्या है, कुछ पार्टिकल्स तैर रहे हैं, और उस पार्टिकल जो तैर रहे हैं कुछ पेनिट्रेट हो गए हैं, कुछ आर पार पार्टिकल्स हैं, कुछ साइड में प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोला, ये प्रोटीन्स बोला। तो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड्स की सरफेस में तैर रहे हैं। इस तरह का मॉडल को डिस्क्राइब किया कैसे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स में। और इसको समझने की कोशिश करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स में बेसिकली 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स, और दूसरा होता है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये और क्या समझ सकते हैं इसमें क्या है कि सम प्रोटीन फ्लोट्स फ्रीली लाइक आइस ब्रिज इन द लिपिड सी। मैंने बताया था आपको, एक लिपिड्स का सी है, समुद्र है, जिसमें कि बर्फ़ के पहाड़ तैर रहे हैं, तो बर्फ़ के पहाड़ को आप ये मान सकते हैं प्रोटीन है, और जो समुद्र है वो क्या हो गया, आपका लिपिड्स हो गया। वेयर अदर एंकर्ड आर स्पेसिफाई लोकल लाइक ए बोट एंड ए डॉग। ठीक है, जबकि अदर को कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो क्या है, आपकी बोट और डॉग लाइक स्ट्रक्चर काम करती हैं, जैसे ये बोट और डॉग लाइक स्ट्रक्चर कर रही है, और ये आपके बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे हैं, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन रहती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 50-50% मिक्स बाई वेट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, दे आर हील्ड टुगेदर नॉन कॉम्प्लेट इंट्रैक्शंस। यानी कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 50% मिक्स होती है प्रोटीन का, लिपिड्स का, जो आपस में नॉन कॉम्प्लेट इंट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल दैन ए लिपिड्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करें तो प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे दैन ए लिपिड्स, सो द प्रोटीन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाई द अराउंड 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स। ओके, तो पहले बात करेंगे लिपिड्स की, क्योंकि मेन चीज़ क्या है आपकी मेम्ब्रेन में, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है। अगर लिपिड्स देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। 2 लेयर होती हैं, एक अपर लेयर होगी, 2 लेयर्स लिपिड्स की बनी होती हैं, जिसे आप कोशिश करेंगे, एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है, तो 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ लिपिड्स। इसमें मेनली 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फास्फोलिपिड होगा जो 75% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है, और फास्फोलिपिड होगा, इसमें 75% क्या होगा, लिपिड्स होगा, उसमें फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी देखें तो वो 20% होती है इसके अंदर, और आपके ग्लाइकोलिपिड की क्वांटिटी कितनी होती है, 5% होती है। तो एक तरह से तीनों की क्वांटिटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फास्फोलिपिड है जो 75% प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर, तो फिर इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल है जो 20% प्रेजेंट है, और उसके बाद ग्लाइकोलिपिड है जो कि 5% में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो लिपिड बाइलेयर इज एम्पलीफ्लिक बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ पोलर और नॉन पोलर। जो लिपिड बाइलेयर है वो आपकी एम्पलीफ्लिक नेचर की होती है। एम्पलीफ्लिक नेचर की मतलब क्या है, उसमें दोनों एंड होंगे, अगर वाटर लिविंग एंड भी होगा और एक आपका वाटर लिविंग और वाटर फोबिक एंड, मतलब एक तरह से पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें इसको तो जैसे आपको जो वाइट रंग का जो पोर्शन दिख रहा है वो सब क्या है, आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि आपका पोलर हेड है, और जो अंदर येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है वो आपका लिपिड लविंग है, यानी कि आपका नॉन पोलर हेड है। तो यानी कि दोनों पार्ट्स बने हुए हैं। पोलर हेड जो होते हैं, पोलर पार्ट होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके नॉन पोलर होते हैं वो आपके अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन ए फास्फोलिपिड द पोलर पार्ट ऑफ द फास्फेट कंटेनिंग हेड इज ए हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लिविंग होगा, and the non-polar part containing 2 long fatty acid tails which are hydrophobic and hydrocarbon। ठीक है, यानी कि फास्फोलिपिड्स में क्या है,
एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा जिसे वाटर लविंग कहते हैं, और नॉन पोलर पार्ट होगा जो आपका लॉन्ग फैटी एसिड का नाम होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं फेस टूवर्ड्स यानी कि फेस आउटवर्ड अब बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था। ये आपके हो गए और ये आपके हो गए वाइट कलर के दिख रहे हैं, दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक। एंड द आपके हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होते हैं वो आपके इनवर्ट मेम्ब्रेन के अंदर तरफ होंगे। येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक टेल्स। ठीक, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर वीकली एम्फीफिलिक नेचर से होते हैं। एंड ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स आई एक्ट एज ए हेड एंड पोलर ग्रुप वाइल देयर फैटी एसिड एक्ट एज नॉन पोलर। ग्लाइकोलिपिड तो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के होते हैं जो कि आपके हेड ऑफ पोलर ग्रुप की जैसे काम करते हैं, जबकि फैटी एसिड होते हैं वो नॉन पोलर ग्रुप जैसा काम करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे लिपिड्स की बात होगी। अब आते हैं हम प्रोटीन्स पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं, एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन है और दूसरी कौन सी, पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटीग्रेटेड प्रोटीन यानी कि जो आर पार प्रेजेंट है, यहाँ से लेके ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन को जो आर पार कर रही है, दैट इज द इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। और पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि साइड में प्रेजेंट है, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ये यानी कि आर पार नहीं करके किसी एक तरफ प्रेजेंट है, दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, और जो आर पार कर रही हैं दैट इज द इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स क्या है, इट एक्सटेंड अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अमंग द फैटी एसिड टेल्स। जो मैंने बताया आपको, ये आप क्या करती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती हुई प्रेजेंट होती हैं। और मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स आर ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन इट अटैच्ड विद शुगर ग्रुप्स। जितने भी आपके इंटीग्रेटेड प्रोटीन होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन्स होती हैं और मेनली वो शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होती हैं। द पोर्शन ऑफ द अटैच शुगर आर फेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फूड्स, और द पोर्शन ऑफ द अटैच शुगर ग्रुप फेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। जो शुगर ग्रुप इससे ज़्यादा ऐड होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड के साथ में अटैचमेंट रखता है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होंगी, जो आपके अक्रॉस नहीं प्रेजेंट होती हैं, पेनिट्रेट नहीं करती हैं, दे डू नॉट एक्सटेंड अक्रॉस द प्लास्मोलिपिड बाइलेयर and they are loosely attached to the inner and outer surface of the membrane and are easily separated from it। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन ये है वो आपकी लूजली इनर या आउटर सरफेस प्रेजेंट होती है, जो आसानी से सेपरेट आउट हो सकती है, और ये आपके बाइलेयर मेम्ब्रेन को आपका क्रॉस नहीं करती है जैसे इंटीग्रेटेड प्रोटीन करती थी। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होगी, वो आपकी बाहर, ये पेरिफेरल प्रोटीन या प्रोटीन है, क्रॉस नहीं कर रही है, साइड में प्रेजेंट होती है और लूजली आपके किसी इनर या आउटर सरफेस में प्रेजेंट होगी। अब आते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। क्या रोल हो सकते हैं, क्या फंक्शन होती है प्रोटीन का। ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पहला काम करती है एक्ट एज चैनल्स, चैनल का काम करेगी। उसके अलावा क्या है, एक्ट एज रिसेप्टर काम करते हैं, एक्ट एज रिसेप्टर के अलावा एक्ट एज ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, एंजाइम जैसे काम करते हैं, एक्ट एज साइटोस्केलेटन एंकर यानी कि सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन का फॉर्म करते हैं, एंड वर्क एज ए सेल आइडेंटिटी मार्कर। एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंट करने के लिए भी इनका यूज़ होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन में पहला आपका एक्ट एज ए चैनल। इट एक्ट एज ए चैनल दैट मीन्स सम प्रोटीन हैव ए मोर पोर थ्रू विच सब्सटेंस कैन फॉलो इनटू आउट ऑफ द सेल्स। यानी कि चैनल के थ्रू क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस होता है वो सेल के अंदर आ जाता है, कुछ सब्सटेंस सेल से बाहर आते हैं, जैसे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है। कि जब ओपन होती हैं तो कैल्शियम की एंट्री बाहर से अंदर होने लगती है, अंदर से बाहर होने लगेगी। इस तरीके से ये सब्सटेंस जो होते हैं या आइंस होते हैं का मूवमेंट हो सकता है ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ चैनल्स जो कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक्ट एज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी होती हैं। ये क्या करते हैं, बाहर के सब्सटेंस को अंदर ले आते हैं, अंदर सब्सटेंस को बाहर करते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टर दैट मीन्स वर्क कैरियर फ्रॉम मूविंग द सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड्स। ठीक है, इसके अलावा रिसेप्टर काम करेंगे। रिसेप्टर्स मेन से आइडेंटिफाई एंड द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, रिसेप्टर पर एक्ट होगा और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। और रिसेप्टर के एक्टिवेट होने पे क्या होता है कि अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन रहती हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन सेल में स्टार्ट होगी और सेल फंक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई हार्मोन्स है, हार्मोन होगी उस रिसेप्टर पर जाकर अटैच होगा या न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा तो सेल में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। ऐसे एंजाइम आप जानते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस को करती है, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है। तो इसके अलावा एक्ट एज साइटोस्केलेटन एंकर यानी कि सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप प्रोटीन्स होती हैं। दे इनसाइड द सेल दे आल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, और सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा वर्क एज सेल आइडेंटिटी मार्कर्स यानी कि इट्स वर्क एज ए सेल आइडेंटिटी मार्कर दैट मीन्स
डिस्टिंग्विश योर सेल्स फ्रॉम द एनी मतलब एक सेल से दूसरे सेल को पहचानने के लिए सेलेनिटी मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स एक सेल से दूसरे सेल से पहचान पाती है। जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स है, इम्यूनिटी सेल्स होती है या डब्ल्यूबीसी होती है, वो एक सेल दूसरे सेल से प्रोटेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ यही आपका प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसे बोलते हैं। ऐसे सेल आइडेंटिटी मार्कर काम करती है, उसकी हेल्प से पहचान लेती है। द मोस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स वर्क ऐसे सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। तो ये आपको मेनली कंप्लीट हो गया सेल मेम्ब्रेन। नाउ कम्स टू द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव प्रोसेस, दूसरा होता है एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो पैसिव प्रोसेस क्या रहेगा, एक्टिव प्रोसेस क्या रहेगा, डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पैसिव प्रोसेस की। When the movement of depend upon the concentration gradient mean the process is healed from the higher concentration to low concentration on the passive transport। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो आपका जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होता है, यानी कि इट्स फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज डिफ्यूजन एज वेल एज डाउन हिल प्रोसेस कह सकते हैं इसको। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं। और अनदर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स आर, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट और भी होती है जैसे डिफ्यूज़न है, इसके अलावा ऑस्मोसिस है, पोर ट्रांसपोर्ट है, ये सभी क्या है पार्ट ऑफ पैसिव प्रोसेस हो जाते हैं। ऑल द डिफ्यूजन क्या होता है, ऑल द सबस्टेंस एंड देयर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑन द काइनेटिक सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉन एज डिफ्यूजन के थ्रू होता है। व्हेन दे आर टू such as area connected and one side area have a more particle and another side is it will be create the concentration gradient। एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो कम ज़्यादा वाली कम की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगा। ठीक है, so the substance move by their kinetic energy higher concentrations to the lower concentration until the equilibrium is reached, it is known as diffusion। जब तक कोई कंसंट्रेशन ज़्यादा बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसको हम डिफ्यूजन्स कहते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सच जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्टेरॉइड्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के है, ग्लिसरॉल ETC है, वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये सभी से आते हैं सिंपल डिफ्यूजन से ही सेल के अंदर आते जाते हैं। कितने लिपिड सॉल्युबल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्टेरॉइड्स है, विटामिन है, ग्लिसरॉल्स है। स्मॉल मॉलिक्यूल दैट आर नॉट लिपिड सॉल्युबल मे बी डिफ्यूज इनटू और आउट द सेल थ्रू द वाटर फिल्ड पोर्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। और जो आपके स्मॉल नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके फिल्टर पोर्स के थ्रू या इंटीग्रेटेड प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर आ सकते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, बाइक्लोराइड है, यूरिया, ये सभी क्या होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के लिए काम करते हैं। फिर आता है ऑस्मोसिस। इसमें अनदर पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें भी एक पैसिव प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज मूव्ड बाय द ऑस्मोसिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशंस टू द, यानी कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशंस इन वाटर, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं। इसी के अलावा पोर ट्रांसपोर्ट भी होता है। इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए करेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। जो छोटे सेल में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर्स के हेल्प से क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड में जो मूवमेंट हो रहा है उसको पोर ट्रांसपोर्ट करेंगे। द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिकुलर वेट और लो साइज मॉलिक्यूल होते हैं वही जा पाएंगे, जैसे यूरिया, वाटर, शुगर और ट्रांसपोर्ट बाय दिस मैकेनिज्म। तो ये आपका हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन्स, ये हो गया चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन्स, और ये हो गया आपका पोर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, और ये आपका कैरियर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक्टिव प्रोसेस। यहाँ क्या होगा, when the movement is against the concentration gradient is required to mean the transport of molecule is occur by the help of ATP known as active process। and ATP की हेल्प से दो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होता है उसे हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसफ़र एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिस ट्रांसफ़र के लिए सबस्टेंस द ट्रांसपोर्ट द एक्टिव सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, नाइसिन, हाइड्रोक्सिन, ये सभी आपके ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं थ्रू द एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इस एक्टिव प्रोसेस भी आपकी दो टाइप की, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस, सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस। तो प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फाइन मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा बाय द प्रोटीन पंप की हेल्प से, लेकिन इसमें एनर्जी
ऐसे ATP का यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से एक हायर कंसनट्रेशंस लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो पाता है, जैसे सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, कैल्शियम आयन का, ग्लूटामाइन का। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हमारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट एक कंपोनेंट का मूवमेंट क्या होगा आपका लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में होता है। When the simultaneously movement of two substances is held in which one substance is sodium and transport by using energy of known as secondary active transports, यानी कि किसी एक सब्सटेंस की साइमल्टेनियसली एनर्जी का यूज़ करके कोई दूसरा सब्सटेंस लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूवमेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ग्लूकोज इनटू द सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन दिस ट्रांसपोर्ट इफ द बोथ सब्सटेंस आर मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो उसे सिम्पोर्ट बोले। दोनों सब्सटेंस एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उसे सिम्पोर्टर बोला जाएगा। इफ द बोथ सब्सटेंस आर मूव अपोजिट डायरेक्शन, उसे बोलते हैं एंटीपोर्टर। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन्स किसी सब्सटेंस में जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और ये प्रोसेस क्या है, आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या है, एनर्जी की हेल्प से, ATP की हेल्प से क्या हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जा पा रहा है। इसमें क्या है, एक एनर्जी, एक का मूवमेंट पैसिव के थ्रू हो रहा है और एक का मूवमेंट एक्टिव थ्रू हो रहा है। यानी एक्टिव वाला जो मूवमेंट होगा वो पैसिव की थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है उसकी एनर्जी की हेल्प से हो पाएगा। अगर दोनों एक बेस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे सोडियम अंदर आ रहा है और कैल्शियम बाहर जा रहा है, तो उस टाइप को क्या बोलेंगे, एंटीपोड बोला जाएगा। और दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सोडियम अंदर आ रहा है, ग्लूकोज भी अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, सिम्पोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ ये ट्रांसपोर्ट्स। तो आज हमने डिस्कस किया 3 टॉपिक के लिए। पहले हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में क्या क्या थे, 3 पार्ट थे, सेल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा उसमें कौन कौन से मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो पाते हैं, पैसिव और एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर सामने आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।